जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, तब धार क्या मझधार क्या। अब जो वहाँ के बच्चे थे उनको शायद मेरा वे ऑफ टीचिंग या मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। 5 लड़कों से मैंने शुरुआत की, धीरे धीरे लड़के आते गए। 73 में से 70 बच्चा मेरा सेलेक्ट हुआ जो जेई बना। कि मैं हिंदी माध्यम से हूँ, क्या मैं तैयारी कर भी पाऊंगा? अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा 2 घंटे पढ़ रहा है तो आपको 8 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा जी। अगर आपको उनके साथ बीट करना है। मतलब ये लगा लो कि जो मुझे पहचान दी है ना वो टीचिंग नहीं दी है। बहुत सारे बच्चे हमारे पैसे आते हैं कि खुद आईफोन यूज़ कर रहे हैं और फीस कम करा रहे होते हैं। ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने से पहले आपको 5 घंटे बैठना आना चाहिए चेयर टेबल पे। जब वो जेई बना तब उसके बाद उनके घर में पक्की टॉयलेट बनी। जो संदीप चौहान 2014 में था उसका एडवांस वर्जन आपको 2025 में मिलेगा। टीचर के 10 मिनट समझाने से ये पता चल जाता है कि टीचर किस हिसाब से समझा रहा है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 2 साल का मुझे आप टाइम दो जी, मैं टेक्निकल का हब बना दूंगा आपका विकास नगर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ स्टूडियो में है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी मेहनत, संघर्ष और लगन के बलबूते एक नई पहचान बनाई। बहुत ही कम उम्र में असिस्टेंट इंजीनियर जैसा पद हासिल करने के बावजूद भी इन्होंने अपनी पहचान मात्र एक इंजीनियर के रूप में ना रखते हुए आगे छात्रों के बीच में सिविल इंजीनियर के एक बहुत ही अच्छे शिक्षक के रूप में अपनी नई पहचान बनाई। तो स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू परम। तो सर, कैसा रहा बचपन से लेके एक असिस्टेंट इंजीनियर तक पहुंचने का ये सफ़र, कैसा रहा सर? बहुत ही अच्छा सफ़र है। अगर मैं बात करूँ बचपन से तो मैं भी एक पिछड़े इलाके से, जनजाति क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। उत्तराखंड में एक छोटी सी जनजाति है 1 लाख लोगों की, जौनसारी जनजाति। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और मेरा संघर्ष बहुत ही अच्छा रहा है। मेरा कोई संघर्षपूर्ण संघर्ष नहीं रहा है। मैं कोई ऐसा नहीं कि गरीबी देखी है। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, तो संघर्ष अच्छा रहा है, मोटिवेटेड संघर्ष रहा है। तो सर, जैसे बचपन से अगर हम बात करते हैं तो कैसा आप खुद को कंसिडर करते हैं? मेधावी छात्र, एवरेज, किस कैटेगरी में आप अपने आप को रखते हो? देखो, अगर मैं अपने आप को रखूँ तो मैं अपने आप को तो मेधावी छात्र के रूप में रखूंगा, बट अगर मेरी मार्कशीट आप देखोगे तो मुझे एवरेज छात्र में ही रखेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो मेरी मार्कशीट कहती है मैं हूँ, या मैं और स्टूडेंट को भी कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। जो आपकी मार्कशीट कहते हैं, A4 साइज का पेपर आपकी मेहनत और आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं स्कूल में मैंने एडमिशन लिया, मेरे घर वालों ने जब एडमिशन कराया तो सरस्वती शिशु मंदिर, एक छोटा सा कस्बा है उत्तराखंड का, नैनबाग एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे मेरा एडमिशन कराया। मेरी 5वीं तक की जो एजुकेशन हुई है वो मेरी सरस्वती शिशु मंदिर हिंदी मीडियम से ही हुई है। अखिल भारतीय विद्या परिषद का एक स्कूल है, विद्या मंदिर। बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे। उसके बाद मुझे, आज मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी अपनी बात को ही काट रहा हूं कि आज शिक्षक डे के दिन ही हम आपका ये पॉडकास्ट रिलीज कर रहे हैं। तो मुझे बचपन से ही ऐसे शिक्षक मिले जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और थैंक्स सभी टीचर को मैं आज शिक्षक दिवस के दिन धन्यवाद कहना चाहता हूँ। धन्यवाद भी बोलूँगा तो वो भी कम पड़ जाएंगे सब। तो सबसे मैं सबको, अपने गुरुजनों को नमस्ते करता हूँ। तो मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरा नवोदय का फॉर्म मेरे प्रधान आचार्य, हम बोलते हैं सरस्वती शिशु मंदिर में, किशोर नौटियाल सर, मतलब आज जो हूँ, मतलब उनके वजह से वो जो पहली सीढ़ी, जो पुशअप मिला मुझे सरस्वती शिशु मंदिर में, जो मेरे प्रधान आचार्य थे, जो मेरे प्रिंसिपल थे, उनके द्वारा मिला जी। तो उन्होंने मेरा नवोदय का फॉर्म भरा। नवोदय विद्यालय अपने आप में एक रेपुटेटेड और एक अच्छा स्कूल माना जाता है इंडिया में। तो नवोदय का फॉर्म भरा। मुझे अपने पैसों से मुझे 30 पेपर देने के लिए ले गए। देन मैंने पेपर दिया। अब मुझे बहुत ज़्यादा उस टाइम हम सीरियस नहीं थे कि नवोदय में जाना, या बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं चल रहा होता है। गर्मियों की छुट्टी में जब मैं गांव गया, मेरा गांव, मैंने आपको बताया कि जनजाति क्षेत्र से ही, उत्तराखंड की एक छोटी सी जनजाति 1 लाख लोगों की, उसी से मैं बिलोंग करता हूँ। तो उस टाइम लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे प्रधान के पास, ग्राम प्रधान के पास। तो जब मेरा रिजल्ट आया होगा तो उस टाइम रिजल्ट भी बाई पोस्ट ही आता था। आज तो सारा नेट से या ऑनलाइन ही रिजल्ट मिलते हैं। तो पोस्ट आया, फिर सर ने फ़ोन किया कहीं से, पता नहीं कहाँ से, मेरे गांव के प्रधान का नंबर लिया। फिर प्रधान के थ्रू बात हुई कि ऐसा ऐसा लड़का, हमारा लड़का है स्कूल का, ऐसे ऐसे उनके फादर का नाम है, तो उसका जो सिलेक्शन है वो नवोदय विद्यालय में हुआ है, तो आप उनके टीचर्स को, पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दीजिए। फिर वहाँ से इन्फॉर्म किया। फिर हमने नवोदय में एडमिशन लिया। जब मैं नवोदय में एडमिशन लिया तो मतलब ये लगा लो कि मुझे बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट से बेस्ट ऑलराउंड डेवलपमेंट हुआ मेरा वहाँ। तो
मेरा नवोदय मतलब जो क्रेडिट मैं देना चाहूँगा वो मेरे शिशु मंदिर और नवोदय को देना चाहूँगा। आज मेरे जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो मैं स्टूडेंट से शेयर करता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें, वो मेरी स्कूल की देन है। तो मेरी जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी हुई है। अब दिक्कत ये थी कि नवोदय में जो मीडियम होता था वो 8th तक हिंदी मीडियम होता था। तो 8th तक हम बहुत अच्छे थे, मतलब समझ पा रहे थे हम चीज़ों को। लेकिन जैसे 9th में इंग्लिश मीडियम हुआ तो हम चीज़ों को समझना, मतलब समझ पा रहे थे लेकिन उस चीज़ को लिख नहीं पा रहे थे। तो इस वजह से मैंने बोला कि अपनी नज़र में तो मैं मेधावी हूँ, लेकिन अगर आप मेरा रिजल्ट देखेंगे तो मैं एवरेज छात्र हूँ। इसका बिल्कुल मतलब चीज़ों को आता ही नहीं था। इसका मतलब था लैंग्वेज बैरियर था मेरी ज़िंदगी में, और होता भी है लैंग्वेज बैरियर। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि लैंग्वेज सिर्फ जस्ट एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, ये पैरामीटर नहीं है, पैमाना नहीं है नॉलेज का। तो बस उसी की वजह से थोड़ा सा मार्क्स कम आए, लेकिन इतने भी कम नहीं आए, मतलब एवरेज स्टूडेंट रहे। सब बीटेक के बारे में, जो आपका बीटेक की जर्नी रही, उसमें कुछ एक्सपीरियंस ऐसा जो आप डिस्कस करना चाहेंगे हम सभी से? देखो, बीटेक तो मेरा जो ब्रांच था सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच थी, वो मैंने एक्सीडेंटली ली। एक्चुअल में जब मैंने बीटेक लिया तो मेरा था कि एक ब्रांच होती है ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो मेरा था कि इसमें जाना है। लेकिन फिर जब मैंने कॉलेज में देखा कि मैंने कहा मुझे जब वो फिजिक्स वाला पोर्शन समझ नहीं आया, तो मुझे मेरे सीनियर ने कहा भाई एक लेबर वाली ब्रांच भी आती है जी, उसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता। तो उनके कहने पे मैंने सिविल चेंज कराई सेकंड ईयर में। तो मतलब एक्सीडेंटली सिविल ली मैंने, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, और ना ही मेरे कोई पेरेंट्स ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा काउंसलिंग कर पाए। मेरे पापा इंडियन आर्मी को सर्व कर रहे थे, तो उन्होंने तो जैसे चलता गया वो डॉट्स कनेक्ट होते गए, इंजीनियर बनते गए। बीटेक के बाद सर आपका कैसे यही तक का सफ़र किस तरीके से रहा सर? बीटेक के बाद परम मैंने सबसे पहले मैं कॉलेज प्लेसमेंट में बैठा, तो उसकी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो भी सुनेगा मेरा पॉडकास्ट, उसका नाम सुमित पोनिया है, बहुत अच्छा कर रहा है, रियल इस्टेट में बहुत अच्छा काम कर रहा है गुड़गांव नोएडा में। कहीं करोड़ों की कंपनी उसने खड़ी कर दी है, बात होती रहती है। तो मेरा पॉडकास्ट सुनेगा जरूर, तो हंसेगा इस बात पे। तो बहुत ही मतलब कैजुअल, आपको पता है कॉलेज में कैजुअल छात्र और कैजुअल लड़के, मतलब वही क्या बोलते हैं शैतानी, सबके नेचर में होता है। तो प्लेसमेंट की कंपनी आई थी, तो उसने भी अपना रिज्यूमे बनाया था। अब मैंने कहा तो ऐसा कर, क्या बोलते हैं, अपना ही रिज्यूमे मुझे दे दे। अब मैंने कहा बस अपना नाम और फादर नाम मैंने चेंज किया, डेट ऑफ बर्थ मैंने चेंज किया। जब मैं इंटरव्यूअर के सामने बैठा, मेरा नंबर आया, पहले क्वेश्चन भाई कि नाम क्या है क्या नहीं है, फादर नेम ठीक है, रिज्यूम से मैच कर गया कि आपकी हॉबी। मैंने कहा सर मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है। कह रहा इसमें तो फुटबॉल लिखी हुई। मैंने कहा फुटबॉल लिखी हुई? फिर मतलब सारा का सारा रिज्यूम मेरा जो था वो दोस्त का ही था, और जो भी वो जवाब पूछ रहे आपकी वीकनेस, मैं वो बता रहा हूँ जो उसकी वीकनेस थी, मैं अपनी वीकनेस थी, लिखी कुछ और थी। तो समझ गए थे कि ये कॉपी पेस्ट करके आया। तो वहाँ पे मेरा नहीं हुआ, मेरी कोई प्लेसमेंट नहीं, मुझे भगा दिया और डांटा भी था कि अगर तुम ज़िंदगी में अपना एक रिज्यूम नहीं बना पा रहे हो, वो भी कॉपी पेस्ट करो, तो ज़िंदगी में क्या करोगे। फिर वहाँ से नहीं हुआ। फिर मैं एक मेरे नोन थे, उनके एक कंपनी है सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब काफ़ी टॉप की कंपनी है, एल&टी के बाद तीसरे चौथे नंबर की कंपनी है। वहाँ पे मेरे दोस्त के एक रिलेटिव थे, उन्होंने मेरा मतलब रेफरेंस दिया कि लड़का है, इसको प्राइवेट में करो। तो मैं फिर क्या बोलते हैं एक विजय निर्माण कंपनी करके, तो मैंने उड़ीसा संबलपुर में 6 महीने वहाँ पे रोड NH1 पे नहीं, NH1 पे नहीं, NH1 तो शायद लेह लद्दाख में, हाँ एक NH का नाम भूल गया, वहाँ NH में मैंने काम किया। NH57, हाँ NH57। और ये असिस्टेंट इंजीनियर तक पहुंचने का सर, फिर मुझे लगा, मैं स्टूडेंट को, लोगों को, लड़कों को भी बोलना चाहता हूँ कि यार प्राइवेट में जब मैंने देखा कि सुबह 8 बजे की नौकरी और शाम को 8 बजे तक तो फिक्स है, 12 घंटे की जॉब तो फिक्स है। फिर अगर शाम को कंक्रीटिंग शेड्यूल हो गई, सिविल का बहुत मेन आइटम है कंक्रीट शेड्यूल हो गया, तो रात को 12-1-2 बज जाते थे। आप 12 बजाओ, 2 बजाओ, 3 बजाओ रात को, लेकिन सुबह आपको ऑफिस आना ही आना है। आना ही आना है। तो मैंने देखा कि बहुत हेक्टिक हो रहा है, ये चीज़ें नहीं हो पाएगी। फिर मैंने घर वालों को फ़ोन किया कि नहीं हो पाएगा, मुझे गवर्नमेंट की तैयारी करनी है। फिर घर वाले सपोर्ट की, उन्होंने कहा क्या करना है। मैंने कहा मुझे दिल्ली जाना है। तो दिल्ली में आप लोगों को सबको पता है MEDG करके कोचिंग सेंटर है, बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर है। वहाँ पर मैंने 1 साल की प्रिपरेशन की, और वहाँ पर मेरे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। मतलब इंजीनियरिंग के जो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए वो मेरे MEDG में जाके क्लियर हुए। देन फिर उसके बाद उत्तराखंड में वैकेंसी आई UJVNL की, पेपर दिया तो वहाँ पे सेलेक्ट हो गया। ठीक है, 2017 में। कैसा था सर वो पल
जब आपको लगा कि हाँ मैं अभी एक सरकारी नौकरी मेरी लग चुकी है, और असिस्टेंट इंजीनियर पद अपने आप में सर एक बहुत अच्छा पद माना जाता है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको जब आपने ग्रैब कर लिया, तो किस तरीके का मोमेंट था सर फैमिली में, आपके अंदर से किस तरीके की वो भावना रही उस टाइम, कुछ याद करके अगर आप वो मोमेंट्स हमारे साथ शेयर करो। पर उस टाइम मैं देहरादून में कोचिंग सेंटर चला रहा था जब मेरा ये रिजल्ट आया जी, तो बल्कि मैं पहला कोचिंग सेंटर था सर शायद ये आपका? हाँ, मेरा देहरादून में जेईई का सिविल का पहला कोचिंग सेंटर था। तो उस टाइम में कोचिंग में क्लास ही ले रहा था, तो मेरा दोस्त का कॉल आया जी, तो पहले मैंने उठाया नहीं क्योंकि मुझे लगा कि इससे शायद किसी और काम के लिए फ़ोन कर रहा है, तो मैंने उठाया नहीं। फिर उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया गाली दे के। अब वो यहाँ नहीं बोलना चाहता हूँ लोगों के सामने, दोस्तों का। फिर मैंने उसका फ़ोन उठाया, फिर उसने गाली दे के क्या नाम सर दोस्त का? दोस्त मेरा विपिन। अच्छा। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि अबे तेरा ऐसा ऐसे हुआ है। तो मैंने कहा हो गया, अच्छा। फिर मतलब मन में खुशी थी, क्लास कंटिन्यू करी मैंने, क्लास मैंने उस दिन जल्दी छोड़ दी। फिर मैंने घर फ़ोन किया, मैंने कहा मेरा सिलेक्शन हो गया ऐसा। तो फिर घर वाले भी बहुत खुश हुए। ठीक है, घर वालों ने भी अपना मतलब, अब मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ यार, सिंपल सी बात है। बहुत मतलब जो पिताजी कभी भी खुशी मतलब अंदर से खुश होते हैं, लेकिन बच्चों को हमेशा देखेंगे तू कितना ही बड़ा हो जाए रहेगा मेरे नीचे, एक्सप्रेस नहीं कर पाते आज, मतलब जो हमारे एक जनरेशन ऊपर है। जी सर, जैसा आपने बताया कि आपने सिविल इंजीनियरिंग का पहला इंस्टीट्यूट यहाँ पे खोला, क्या ऐसी कमियाँ आपको दिखी हमारे कि आपको मन बना कि मैं सब चीज़ें छोड़ के मैं अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट करता हूँ? आपने प्रिपरेशन करी, उसके बाद आपने कोचिंग खोला, तो इसके पीछे क्या रीज़न रहा सर? देखो, इसका सिंपल रीज़न ये था कि जब मैं दिल्ली से जब मैं देहरादून आया अपना कोचिंग ख़त्म करके, तो तैयारी मेरी लगभग हो ही रखी थी, मुझे आगे वेट करना था कि कोई गवर्नमेंट वैकेंसी आ जाए। तो उसके दौरान मैंने एक कॉलेज यहाँ पे DBIT जी, शायद नाम भूल गया, साला वाला या कोई ना ऐसा करके नाम है जी, देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर मैंने टेम्पररी, जब तक सिलेक्शन नहीं होता, जब तक पेपर नहीं आता, तब तक मैंने पढ़ाना शुरू किया। जी, लेकिन अब जो वहाँ के बच्चे थे उनको शायद मेरा वे ऑफ टीचिंग या मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो उन्होंने बोला सर कि आप हमें अलग से पढ़ा देंगे। तो फिर मैंने उनको अलग से पढ़ाया, उनको अच्छा लगा। फिर जब मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे तो वहीं से मुझे कॉन्फिडेंस आया। फिर मैंने बल्लीवाला चौक पे, देहरादून में उत्तराखंड में बल्लीवाला चौक पे अपने एक छोटा सा 10 बाई 15 का एक कमरा लिया। तो मैंने वहाँ पर कोचिंग खोलने की सोची। आज भी अगर आप मेरे फेसबुक पेज में जाओगे तो वहाँ पर एक पैम्पलेट है, छोटा सा पैम्पलेट है। वो मेरा पैम्पलेट जो बनाया मैं आपको बताऊँ, वो पैम्पलेट मेरे दोस्त ने बनाया, जिसका नाम है राहुल। राहुल अभी SDM है रामनगर में, बल्कि उसने बनाया। हम दोनों साथ नीचे सोते थे। उसने मेरा वो बनाया था पैम्पलेट, स्टेप अप करके था वो। अच्छा, हाँ, नाम अच्छा, स्टेप अप करके नाम था। तो अभी वो सल्ट अभी सुन रहा होगा राहुल, तो वो अभी SDM है क्या बोलते हैं रामनगर। इससे पहले सल्ट में था जी, है ना। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, साथ ही हम नवोदय में पढ़े हुए। उसने पढ़ाया, बल्कि उसने ही मेरे कोचिंग सेंटर में जीके पढ़ाया। हाँ, उसने भी मेरे कोचिंग सेंटर में जीके पढ़ाया, उसको पता होगा। ठीक है, शाम को हम आते थे, एंजॉय करते थे। तो फर्स्ट टाइम मैंने जब खोला, हमने पैम्पलेट डाला, 3 लड़के आए हमारे पास दूसरे दिन कि सर हमें पढ़ना है करके आपसे। 3 लड़के आए इसी मौसम में, अभी मानसून सीजन में जी। तो अगले दिन बारिश हो गई। अब जब अगले दिन बारिश हो गई तो तीनों के तीनों गायब, तीनों के तीनों गायब। अब मैं वहीं से डिमोटिवेट हो गया था। मैंने कहा यार पता नहीं अच्छा नहीं लगा होगा या क्यों नहीं आ रहे। फिर जब 4-5 दिन बाद उनका खुद एक का कॉल आया कि सर आप अभी भी पढ़ा रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ पढ़ा तो रहा हूँ। मैंने कहा अब देखो आज आ जाओ। फिर 2 लड़के और लाया नए, फिर 5 लड़कों से मैंने कोचिंग मतलब पढ़ाना शुरू किया। पहला सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया था इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो 5 लड़कों से मैंने शुरुआत की। धीरे धीरे लड़के आते गए और मेरे पास पहले साल 75 बच्चे हो गए थे। अच्छा। और इत्तेफाक से उसी टाइम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में UKPSC की वैकेंसी आ गई, जिसमें विभिन्न विभागों में, जैसे आपका PWD, जैसा आपका सिंचाई विभाग, जैसा आपका पंचायती राज, इसकी वैकेंसी आती है। वो वैकेंसी भी आ गई थी। तो 73 स्टूडेंट था मेरे पास। पर हम मेरे ये लगा लो कि 73 में से 70 बच्चा मेरा सेलेक्ट हुआ जो JEE बना। हाँ सर, बहुत सुना है सर आपके उस फर्स्ट बैच में के बारे में। और उस टाइम में एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, जिसमें मेरा दोस्त भी बैठा था एक ना पेपर देने। तो उनके साथ मैं हरिद्वार गया था जी। हरिद्वार में सेंटर था उस टाइम। ऑफलाइन सेंटर 2 ही हुआ करते थे, हल्द्वानी और हरिद्वार, है ना। 2 ही ऑफलाइन सेंटर हुआ करते थे। तो हम रुके, उसने कहा तू भी चल दे, हमारे साथ दोस्त थे। तो मैंने उसको बोला कि भाई इधर, मैंने कहा देखो फ्लूइड मैकेनिक्स के ये वाले क्वेश्चन आएंगे, ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो
जब वो पेपर देने गया तो देखा है तो एज इट इज वही क्वेश्चन आए। तो बल्कि उसने मुझे कमेंट भी किया था, कह रहे एक बार बता तेरे बाप ने पेपर बनाया क्या? दोस्तों में जो चलता है जी। मैंने कहा बाप ने तो नहीं बनाया, पर मुझे यहाँ तक लगता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने उनको ओपन चैनल फ्लो पहली बार पढ़ा था इंजीनियर स्टूडेंट ने, उससे पहले जो पेपर होता था वो सब्जेक्टिव होता था, सब्जेक्टिव में लिखने वाला होता था। उसके बाद ये वाला पेपर जो है जो हमने जिसकी तैयारी की थी 2013-14 में करवाई थी, वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता था। तो मैंने उनको एक बुक सजेस्ट की थी, एक गुप्ता एंड गुप्ता करके एक बुक आती है, उसको पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है। और एज इट इज मतलब क्वेश्चन भी लगभग उसी किताब से हुए थे, तो मैंने उसी किताब के क्वेश्चन बोल दिए, मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन उन्होंने उस टाइम सीरियस नहीं लिया, बाद में कहता है काश जो क्वेश्चन तो दे रहा था वो कर लेते। तो सर मतलब इतनी कम उम्र में जब आप पढ़ा रहे थे, और हो सकता है कई स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे जो एज में आपसे शायद ज़्यादा भी रहे, जब पहला स्टूडेंट आपके पास आया कि मेरा सिलेक्शन हो गया और आपको उस चीज़ का क्रेडिट दिया या आपको सराहना करी, तो कैसा फील हुआ सर? आपको अंदर से कैसा फील उस टाइम रहा? नहीं, जिस दिन तो रिजल्ट आया उस दिन तो मुझे बहुत कॉल्स आई जी। उस दिन तो मुझे बहुत कॉल्स आई, बहुत मैसेजेस आए, ठीक है। और हाँ, ये जो बात है कि आप मेरे से भी बड़े उम्र के, हाँ, तो मैं अभी नाम लेना चाहता हूँ। 3 लड़के आए थे मेरे पास जी। उस टाइम मेरी एज शायद 23 साल रही होगी जब मैंने पढ़ाना शुरू किया। हाँ, 23 साल रही होगी, आज 12 साल पढ़ाते पढ़ाते हो गए। तो उसमें 3 लड़के आए मेरे पास, एक का नाम शशिकांत, एक का नाम आनंद जी, और एक का नाम संदीप जी। ये 3 लड़के आए। इनकी एज शायद उस टाइम 32 साल रही होगी जब वो मेरे पास पढ़ने के लिए आए। बहुत ही अच्छे लड़के थे, बहुत ही अच्छे लड़के थे। प्राइवेट छोड़ के आए, मेरे पे कोचिंग करने आए, बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे, बहुत रिस्पेक्ट। तो उन तीनों दोस्त साथ रहते, साथ पढ़ते थे, साथ ही मैंने उनको गाइड किया जी। एक मैं डिपार्टमेंट का नाम है शशिकांत का तो डिपार्टमेंट पता है, PWD है जी। और आनंद का शायद सिंचाई विभाग है। मैं आनंद का अलग हो सकता है, मतलब है सरकारी डिपार्टमेंट है, नाम तो मुझे कंफर्म है जी। बात भी होती रहती है उनसे जी। पर डिपार्टमेंट, हाँ, मतलब तीनों ही सिलेक्ट हुए। जी। तो एज में भी बड़े थे, बड़े एज वालों को भी पढ़ाया है, लेकिन नहीं, उन्होंने हमेशा अपने आप को स्टूडेंट समझा। सर पहली क्लास का क्या सा अनुभव रहा? जैसे कॉलेज में शायद आपने अपनी पहली क्लास ली, तो क्या सा अनुभव? साथ ही साथ सर मैं ये भी जान पा रहा हूँ कि टीचिंग के प्रति जो आपका ये रुझान रहा, हो सकता है सर जैसे आपने अभी अपने टीचर्स के बारे में बताया जिन्होंने आपका नवोदय में कहीं ना कहीं उनकी जो पर्सनैलिटी थी एक टीचर के प्रति, जो एक टीचर के नाते जो उन्होंने आपके प्रति चीज़ें करी हैं, तो हो सकता है इन चीज़ों से प्रभावित होकर भी आप इस तरीके से उतरे। तो जब आप फर्स्ट क्लास के लिए गए अपनी, तो क्या मन में चीज़ें थी, किस तरीके से था कि मुझे किस जगह तक इस चीज़ को लेके जाना है? देखो, मैं आपको अगर सच्चाई बताऊं तो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मुझे कोचिंग चलाना है जी। मेरा इंटेंशन यही था कि तैयारी के दौरान मैं कुछ अर्निंग कर पाऊँ तो ठीक रहेगा। तो उसी अर्निंग के लिए फिर मज़ा आता गया, लोग जुड़ते गए। फिर नेक्स्ट ईयर जब मैंने 75 बच्चे फर्स्ट ईयर में पढ़ाए, सेकंड ईयर में मेरे पे एक बैच में 400 बच्चे थे। लोगों को पता है, अभी स्टूडेंट सुन रहे होंगे तो हमारे पास सीढ़ियों में बैठने के लिए भी जगह नहीं होती थी जी। क्योंकि ऑर्गेनिक पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी और हमने देहरादून में एक भी पैम्पलेट दीवारों में नहीं चिपकाया जी। ऑर्गेनिक पब्लिसिटी भी रिजल्ट आया, लोग आते गए, जुड़ते गए। क्या लगता है सर आपको, ऐसा मतलब अपने अंदर एक स्टूडेंट होने के नाते आप अगर खुद को देखते हो एक टीचर की भूमिका में, तो किस तरीके से अपने आपको सराहते हो, अपनी पीठ थपथपाते जरूर होंगे सर आप? क्या आपको अपने अंदर एक टीचर के नाते, एक स्टूडेंट के नाते जब आप अपने आप को देखते हो तो आपको बेस्ट चीज़ क्या लगती है अपने अंदर एक टीचर होने वाली उसमें? देखो ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपनी पीठ थपथपाते हैं जी। देख, खुद का क्रेडिट खुद लेना सही भी नहीं है जी। तो देखो, जब मैं स्टूडेंट को समझा रहा होता हूँ कोई सा भी इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट, तो उस टाइम जब मैं क्लासरूम में एंटर करता हूँ, ये पूछता ही बच्चों से, मैं हमेशा ये डायलॉग बोलता हूँ कि मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे अंदर एक ऐसा स्टूडेंट बैठा हुआ है कि जो गांव से पढ़ा हुआ है, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, कोई रिसोर्सेज नहीं थे उसके पास, मुझे उसको इंजीनियर बनाना है जी। मेरे अंदर एक स्टूडेंट को मैं बिठाता हूँ जी, है ना। अगर वो अंदर का, जब तक मेरा अंदर का एक माइंड जो सबकॉन्शियस माइंड नहीं मानता नहीं कि बच्चा समझ गया अंदर वाला, तब तक मैं टॉपिक को छोड़ता नहीं। आप बच्चों से पूछ लेना। सर मैं अभी खुद भी एक स्टूडेंट हूँ सिविल इंजीनियरिंग का, आपसे भी पढ़ा हूँ सर। मैंने देखा है अपने साथ में दोस्तों में, जैसे जो खासकर हिंदी माध्यम से जो बच्चा रहता है उसके मन में भी सर बहुत डाउट रहता है कि मैं हिंदी माध्यम से हूँ, क्या मैं तैयारी कर भी पाऊंगा? क्योंकि देखो स्टैंडर्ड बुक्स जितनी भी हैं लगभग सारी इंग्लिश में, नोट्स भी इंग्लिश में मिलते हैं। आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुकें हैं वो भी सारी अच्छी वाली लगभग इंग्लिश में ही आती हैं। हिंदी माध्यम के बच्चे के लिए सर क्या आपकी तरफ से सजेशन रहेगा? क्या वो हिंदी माध्यम के बेस पर डर के छोड़ के इंग्लिश की तरफ कन्वर्ट करे खुद को, या हिंदी माध्यम से चलते हुए भी फाइनल सिलेक्शन तक वो जा सकता है? क्या आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, बच्चे भी आपके पास हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के रहे होंगे, क्या बोलते हैं सर आपका एक्सपीरियंस? ये सच्चाई है जी और कड़वा घूट है जी हमारे एजुकेशन सिस्टम का जी, कि जहाँ पर लैंग्वेज को बैरियर बना दिया गया है जी, ठीक है।
दूसरी बात आपने पूछी, एक बार आप अपनी बात रिपीट हिंदी माध्यम का जो बच्चा है सर, उसके मन में मेरे को ऐसा लगा कि उसके मन में एक दुविधा रहती है कि क्या मैं जो हिंदी माध्यम से चल रहा हूँ, अगर मैं अपनी शिक्षा को लेकर चलता रहता हूँ, टेक्निकल बुक्स, नोट्स, जितनी भी ऑब्जेक्टिव वाली बुक्स हैं, ये इंग्लिश में ही ज़्यादातर मिलती अच्छा, हैं। मैं समझ गया क्वेश्चन। देखो यार, वो तो देखो सच्चाई है कि जो हमारा हिंदी मीडियम का बच्चा है या जो हमारा सीमांत का बच्चा है, जो हमारा गांव का बच्चा है, वो कंपटीशन करेगा हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के छात्रों से या जो शहर में पढ़े हुए हैं। लेकिन अगर देखो, एक ही तरीका है फिर उनके बराबर पहुंचने का, कि आपको अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा 2 घंटे पढ़ रहा है तो आपको 8 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा जी। अगर आपको उनके साथ बीट करना है। और मेरे कोचिंग सेंटर में ऑलमोस्ट जो बच्चा रहता है वो हिंदी मीडियम का ही था जी। और हिंदी मीडियम के बच्चे को ही हमने सरकारी इंजीनियर बनाया है। जी, उसे स्विच करना चाहिए सर इंग्लिश में, या हिंदी में ही कंटिन्यू करके भी आगे देखो, चला जा अगर सकता है? देखो बेस्ट ऑप्शन क्या है? इन्वायरमेंट के हिसाब से ढलना पड़ेगा। जी। देखो, आपने बोला कोई भी बुक ऐसी नहीं, कोई ऑथर ऐसा नहीं, कोई कि जो स्टैंडर्ड बुक छापता हो हिंदी मीडियम की, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा इंग्लिश की ही तरफ। अब ड्रॉबैक एजुकेशन सिस्टम का, उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते जी। वो ड्रॉबैक हमारे एजुकेशन सिस्टम का तो है ही। जी सर, जैसे डिप्लोमा की बच्चे रहते हैं ज़्यादातर, मैंने देखा कि कई मतलब हर बच्चा जो है सर वो टॉपर वाली कैटेगरी में नहीं रहता है। डिप्लोमा में ज़्यादातर एवरेज, और हो सकता है कि बहुत ऐसा स्टूडेंट भी रहा हो जो अपनी एकेडमिक्स जिसकी वीक हो। कई कारण हो सकते हैं भाई, सरकारी विद्यालयों में उतनी अच्छे स्तर पे पढ़ाई भी नहीं है सर। मोस्टली मैंने देखा है कि डिप्लोमा का स्टूडेंट उसके एकेडमिक्स या बेसिक्स को लेके इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है। वो बच्चा सोच सकता है सर सरकारी इंजीनियर बनने का सपना? यार बिल्कुल, जब आइंस्टाइन जैसे लोग, सर जो बच्चा क्लास में, सपोज एक मन में बात रहती है, मैं भी स्टूडेंट हूँ सर, कि यार मैं अपनी क्लास में कभी फर्स्ट नहीं आ पाया, मैं 1 लाख बच्चों में कैसे टॉपर की कैटेगरी, या 1000 या 300 या 600 की कैटेगरी में कैसे चले जाऊँगा, सिलेक्शन कैसे ले जाऊँगा? मैं यही चीज़ बोलता हूँ स्टूडेंट को जी। कि जो तुमने 12th तक के क्रेडिट कमाए हैं ना, जी। वो कबाड़ा है। जी। जो 12th तक के क्रेडिट तुमने कमाए हैं ना, वो कबाड़ा है। 12th के बाद तुम क्या कर रहे हो? जी। मेरे पास ऐसे, हमारे साथ के दोस्त, मेरे साथ ऐसे एग्जाम्पल है जो जिनके 12th में अबाउट 90% हमारे टाइम पे। जी। अब तो बहुत आसान हो गया परसेंटेज लाना, हमारे टाइम पे 90 से ऊपर परसेंटेज वाले जी। आज भी कुछ नहीं कर पा रहे। जी। और मेरे पे ऐसे भी एग्जाम्पल है जो बड़े बड़े मुश्किल से पास हुए हैं और आज आपके प्रशासनिक जॉब या शासन में बैठे हुए हैं। जी। तो 12th के बाद आप किस डायरेक्शन में जाते हो, ये मैटर करता है। 12th से पहले आपने क्या किया, ये मैटर नहीं करता है। जी। मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट को भी, 10th के जो आपकी मार्कशीट है और 10th का जो आपका सर्टिफिकेट, जो स्कूल सर्टिफिकेट था कि पास हो गए हो तुम, वो जस्ट कुछ नहीं है, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपके फादर का नाम कंफर्म करने के लिए। अदरवाइज वो कबाड़ा है। जी। वो सिर्फ आधार कार्ड बनाने के काम आ रहे हैं आज के डेट में। जी। मैं रियलिटी है ये। लेकिन अगर आपने 12th के बाद आपने कौन सा करियर चूज किया है, किस डायरेक्शन में जाओगे, ये मैटर करता है। ये मैटर करता है बिल्कुल। काफ़ी अच्छा लग रहा है सर आपसे ये सारी चीज़ें जानकारी जानकर। सर मतलब एक चीज़ मेरे मन में भी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में भी होगी जो आपको जानते हैं। लेकिन मैं आपकी एक बात करता हूँ, मैंने ये चीज़ बोली कि 10th की मार्कशीट कबाड़ा है, मैंने ये नहीं बोला कि पढ़ना नहीं चाहिए। मतलब पढ़ना है लेकिन ओरिएंटेड पढ़ना है जी। कहीं अब बहुत सारे इसमें क्या बोलते, हो सकता है कमेंट आ जाए कि अभी आप खुद टीचर, आप कह रहे हो कि पढ़ना नहीं चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा डायरेक्शनली पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, डायरेक्शनली कंसेप्चुअली पढ़ना चाहिए। हाँ जी सर, देखो मतलब मेरे मन में भी और कई सारे मेरे जैसे और स्टूडेंट्स होंगे, उनके मन में भी ज़रूर ये सवाल आता है कि असिस्टेंट इंजीनियर, अब तो शायद आप एसडीओ के पद पे हैं, बहुत जल्दी शायद हमारे विधि विभाग में यही कोई एसडीओ बोलते हैं। जी, एसडीओ के पद पे हैं। तो सर जहाँ मतलब आपके पास एक ऑप्शन है कि एक अच्छा पद है, अपनी लाइफ रिलैक्सली आप स्पेंड कर सकते थे, तो उसके बाद क्यों फिर दोबारा से इस कोचिंग या बच्चों को पढ़ाने की तरफ, क्या इसके पीछे कारण रहा? यार मैं मतलब ये लगा लो कि जो मुझे पहचान दी है ना, वो टीचिंग नहीं दी है जी। और बच्चे बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं जी। आज ये लगा लो कि कम से कम मेरे पढ़ाए 500 से ऊपर जेई बने होंगे उत्तराखंड में जी। तो अब मतलब अच्छा लगता है, वो लोग अप्रिशिएट करते हैं और क्रेडिट देते हैं हमें, तो लगता है कि आगे करना चाहिए कंटिन्यू। क्या मतलब क्या भविष्य देखते हैं सर आप इस चीज़ को, कहाँ तक ले जाए, मतलब कहाँ तक आप जो आपने शुरुआत करी होगी इस चीज़ को, कहाँ तक आपको लगता है आप सफल हुए हैं उस चीज़ में, और कहाँ तक अभी आपको और जाना है इन चीज़ों को लेके? देखो सफलता का तो शिक्षा के क्षेत्र में देखो सफलता का तो कोई स्केल नहीं है कि कितना सफल हुए हैं कितना नहीं हुए, ठीक, और ना कोई स्केल नाप सकता है सफलता को। जी। आगे कितना ले जाएंगे कितना नहीं ले जाएंगे अब फ्यूचर तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, पर हाँ एजुकेशन के क्षेत्र में इस फील्ड में
हम चाहते हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दे पाए लोगों को, तो इसके लिए हम काम करेंगे जी और मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, जो इस वक्त मुझे टीम भी मिली है, जी बहुत अच्छी टीम मिली है, बहुत सपोर्टिव टीम मिली है। जी अब मेरा काम है सिर्फ जाके क्लास लेना, जी सब कुछ सेट हुआ होता है, लेक्चर ऑनलाइन लेक्चर भी जाता हूँ, सब कुछ सेट हो जाता जी। है, मुझे जाना है, क्लिक करना, मुझे क्लास लेनी जी। है। पहले मेरे पास टीम नहीं थी, जी इससे पहले मेरे पास टीम नहीं थी, तो मैनेजमेंट ही मुझे देखना पड़ता था, जी। टीचिंग भी मुझे देखनी पड़ती थी। जी। तो उसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि टीचिंग अफेक्ट हो जाती थी, या टीचिंग के चक्कर में मैनेजमेंट अफेक्ट हो जाता था। जी। तो अब मुझे मैनेजमेंट बहुत बढ़िया मिला है, टेक्निकली साउंड मैनेजमेंट मिला है, तो अब स्मूथली चल रही है चीज़ें। जी। अभी सर एक चीज़ पे और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, जैसे अभी हमने देखा लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन क्लासेस, चाहे वो ऐप पे हो चाहे वो यूट्यूब पे है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ गई हैं। आप शायद जिस ड्यूरेशन में आपने तैयारी करी उस समय तो शायद आपने ऑफलाइन मोड में ही बैठा, इन चीज़ों में इतना था भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या डिफरेंस देखते हैं सर आप, ये चीज़ पॉजिटिवली कितना गई, मतलब ये जो ऑनलाइन जो एजुकेशन आई किस तरीके से इफेक्ट करी हैं चीज़ों को, आपका क्या इस पे मानना है? देखो, दोनों ही ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड की अपनी एडवांटेज है और अपनी डिसएडवांटेज है। जी अगर मैं बात करूं ऑनलाइन मोड की, तो ऑनलाइन मोड में आपका फीस बहुत कम है, जी कम फीस पे ही आप ग्रैब कर सकते हो सिलेबस को। जी लेकिन दूसरी बात ये कि ऑनलाइन क्लासेस में कंसंट्रेशन नहीं बन पाता जो ऑफलाइन क्लासेस में बनता है, या वो फील नहीं आता क्लासेस का जो ऑफलाइन में आता है। मतलब अगर मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि देखो, अगर मतलब फीस तो कम है, ऑब्वियस ही है, दूसरी बात है कि आप एक लेक्चर को 10 बार 20 बार देख सकते हो। जी अब ऑफलाइन में अगर आप आ जाएं, ऑफलाइन की फीस ज़्यादा है, जी ऑब्वियस ही बात है, ड्रॉबैक है, और फीस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो सामने टीचर होता है, जैसे मैं बच्चों के साथ रहता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि किस बच्चे को मैं शक्ल देख के बता दूंगा कि बच्चे को दिक्कत हो रही है। तो मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक मेरे लिए वो बच्चा, उसके चेहरे पे एक स्माइल ना आ जाए, उसके चेहरे पे एक ऐसी लैंग्वेज ना आ जाए कि वो मुझे बताए कि अब इसको समझ आ गया। ऐसा ऑनलाइन में नहीं बता सकता। अब ऑनलाइन में मुझे आगे बढ़ना पड़ता है। अब बच्चे के साथ इंटरेक्ट नहीं होता, टू वे इंटरेक्शन नहीं होता। अब चैट भी करेगा, अगर बच्चा चैट में भी हमें अपनी चैट भेजेगा तो चैट पे ध्यान ज़्यादा देगा और पढ़ाई पे ध्यान कम देगा। ये ड्रॉबैक है, अदरवाइज बेस्ट है, दोनों ही एजुकेशन बेस्ट है। नहीं सर, जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन में अगर किसी को एक दोनों में से एक चूज़ करना पड़ा तो ऑफलाइन की तरफ उसकी पहली प्रायोरिटी रहनी चाहिए, इतना मैं समझा। अगर कोई बच्चा फिर भी ऐसा है कि ऑफलाइन नहीं आ पा रहा है, दूर सीमांत क्षेत्र का है या किसी भी कारण, फाइनेंस हो या किसी भी कारण अगर बैठ रहा है, लेकिन मैंने खुद भी पर्सनली ऑब्जर्व करा कि वो कंसंट्रेशन जो होता है 2 घंटे आप ऑफलाइन क्लास में तो बैठ सकते हो टीचर की प्रेजेंस में, बिल्कुल 8-8 घंटे बैठ सकता हो, बिल्कुल। लेकिन अगर ऑनलाइन क्लास में बैठो तो आप आधे घंटे 45 मिनट्स में कंसंट्रेशन ब्रेक होता है। अब मजबूरी है, ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हैं ज्वाइन, ऑनलाइन ही एक मात्र ऑप्शन बच रहा है, लेकिन उस कंसंट्रेशन पे कैसे वर्क करें, इस पे क्या? देखो, तो ड्रॉबैक जो आपने बोला, बिल्कुल वो तो ड्रॉबैक है ही ना, वो तो ड्रॉबैक है ही। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो, अगर आप ऑनलाइन अटेंड करो तो पहले तो आपको अपनी सारी चीज़ें जो आप, जैसे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, इसको छोड़ना पड़ेगा। क्लास में ये कहना चाह रहा हूँ कि लैपटॉप से या टैब से अटेंड कीजिए बजाय फ़ोन के, है ना। जब तक आप अटेंड करो तब तक किसी का कॉल आ जा रहा है या फ्लाइट मोड में डाल दे रहे हो तो आपका व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, तो डिस्ट्रैक्शन है। तो इसमें आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। पहले तो सिंपल सी बात है, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने से पहले आपको 5 घंटे बैठना आना चाहिए चेयर टेबल पे। अगर आप बैठ सकते हो 5 घंटे चेयर और टेबल पे बिना डिस्ट्रैक्शन के, तो आपको ऑनलाइन कर लेना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। सर मतलब मैं देख रहा हूँ काफ़ी लंबा समय आपको हो गया बच्चों को पढ़ाते हुए, शिक्षित करते हुए। इस दौरान कोई ऐसा मोमेंट, कोई स्पेशल ऐसा मोमेंट जो आपको याद रहता है अभी तक, या हो सकता है कि एक लंबे समय तक याद रहे, ऐसा कोई मोमेंट आप हमारे साथ अगर शेयर करें? देखिए, पर हम मोमेंट तो सारे याद रहते हैं कोचिंग सेंटर में बच्चों से जो भी इंटरेक्शन होता है, लेकिन एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि 2017 16-17 की ये बात है। मेरे पास एक पेरेंट्स आए उत्तरकाशी से, मतलब वाइट उसमें कुर्ते में, एक मैला कुर्ता और हवाई चप्पल में, और वो अपने बच्चे को मेरे पास लेके आए कि सर हमें आपसे कोचिंग करवानी है बच्चे को, आपकी फ़ीस कितनी है? तो मैंने कहा हमारी जो पूरे साल की जो फ़ीस है वो 10,000 फीस है। तो उन्होंने कहा सर हमें आपसे पढ़वाना है, क्योंकि उत्तरकाशी के बहुत सारे बच्चे हमने सेलेक्ट कराए थे, है ना। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने अपने जेब से कुछ रुपए 3-4 हज़ार एक जेब से निकाले, फिर उन्होंने देखे 2-4 हज़ार रुपये एक जेब से निकाले, तो टोटल वो 6,000 रुपये बने। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि सर अभी मैं 6,000 रुपये जमा करके जा रहा हूँ, 2-4 महीने के बाद मैं आपको 4,000 रुपये सबमिट कर दूंगा आपकी फ़ीस। तो जब मैंने परम उनको देखा ना, जब उनको मैंने देखा तो मुझे लगा कि शायद गलत है इनसे फ़ीस लेना,
गलत है इनसे फीस लेना। मैंने वो रुपए उनको वापस किया, मैंने कहा सर आपके 6,000 रुपये भी मुझे नहीं चाहिए, 6,000 रुपये भी नहीं चाहिए, मैं आपके बच्चों को फ्री पढ़ा दूंगा। और हमने बहुत बच्चों को पढ़ाया भी है जी। हमने। जो बच्चा बेचारा ऑर्फन था उनको हमने फ्री में पढ़ाया, कोई आर्मी बैकग्राउंड से था उनको हमने बहुत डिस्काउंट दिया, क्योंकि मेरे फादर भी खुद भी आर्मी बैकग्राउंड से ही थे। तो जब मैंने उनको वापस दिया, वो ले नहीं रहे थे और ना ही फीस कम करवा रहे थे। बहुत सारे बच्चे हमारे पैसे आते हैं कि खुद आईफोन यूज़ कर रहे हैं और फीस कम करवा रहे होते हैं जी। ऐसे भी हमारे बच्चे आते हैं। तो उन्होंने फीस कुछ नहीं कराया, मैंने उनको दिया। मैंने कहा सर आप मुझे 1-1.5 साल का टाइम दो, आपके बच्चे के ऊपर हम मेहनत करेंगे और खाने वाने की भी दिक्कत होगी तो हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरे घर में आप कभी भी देहरादून में कभी रहे होंगे मेरे साथ बच्चे, मेरे घर पे मैं घर वालों को ये बोलता था कि मेरे जब भी खाना बनाओगे 3 आदमी का एक्स्ट्रा बनाना जी। मेरे साथ कोई भी आ सकता है जी। क्योंकि हमारे यहाँ बोला भी जाता है कि मर्द हैं, मर्द के साथ कोई भी आ सकता है जी। तो मैं हमेशा 2-3 आदमी का खाना एक्स्ट्रा ही बनाता था अपने आप। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे यहाँ खाना भी खाते थे, लिया था मैं कि चलो मेरे यहाँ खाना खा लो आज जी। तो भले ही वो रहे अलग है, हमने खाना मतलब खाने वाने का हमने उनको उनका खर्चा नहीं उठाया, पर कोचिंग हमने उनको प्रोवाइड की। उसके बाद जब उनका जेईई में सिलेक्शन हुआ, तो उसके बाद जब जेईई में सिलेक्शन हुआ उनके पापा मेरे पास आए कोचिंग सेंटर में। और हमारे यहाँ पे एक पहाड़ की टोपी होती है जी। अगर कोई अदर स्टेट का सुन रहा होगा, एक पहाड़ की टोपी होती है जिसको बहुत ही सम्मानजनक सिंबल या सम्मानजनक चिन्ह के रूप में देखा जाता है जी। वो आए और वो टोपी मेरे पैरों में रख दी जी। तो मतलब एक बहुत ही गिल्ट फील हुआ मुझे इस चीज़ का जी। कि मतलब इतने एजेड आदमी और जो हमारे यहाँ सम्मान के रूप में देखा जाता, पगड़ी होगी हमारे लिए, जी। जी। काफ़ी बड़ी बात मानी जाती है हमारे यहाँ मतलब आज भी अगर आप किसी के सामने बिल्कुल सर वो टोपी उतार दो तो सारी गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं। जी बिल्कुल, ऐसा बोला जाता है। मैंने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, अब बच्चा अपने मेहनत से ही हुआ है, हमने तो बस डायरेक्शन दी है। बिल्कुल। तो उनके मतलब पेरेंट्स के मतलब लिटरली मतलब उनके आंखों में आंसू थे। तो मैंने समझाया कि रोने वाली तो मतलब अच्छी बात है, खुशी के आंसू ही थे। तो जाते जाते मुझे एक चीज़ बोल गए कि सर कि मेरी एक बेटी और है, मैं उसको इंजीनियर तो नहीं बना सकता पर मैं उसकी जो विधाई है ना वो आपके हाथों से करवाना चाहता हूँ, कन्यादान। बिल्कुल। क्योंकि अब सर मैं बेटी की शादी करवा सकता हूँ, क्यों मेरा बेटा जेईई बन गया है, अब मैं अपने बेटे की शादी करवा सकता हूँ। देन मैं उसके बाद उसके घर में जब वो जेईई बना तब उसके बाद उनके घर में पक्की टॉयलेट बनी। मतलब इतनी पुअर फैमिली का वो लड़का था, तो अभी भी याद रहता है। बिल्कुल, ये तो वो कहानी है सर जो आपके सामने आई, लेकिन हम जानते हैं कि आपने सच में बहुत सारे बच्चों का जीवन बनाया है सर। नहीं हमने मतलब किसी को मतलब फीस के चक्कर में शिक्षा से वंचित रखा ही नहीं है जी। आप किससे भी पूछ सकते हो। बिल्कुल सर, ये चीज़ हमने देखी है, हमने जानी भी है सर ये चीज़। सर एक चीज़ ये है कि देखिए कई जितने भी बच्चे होंगे इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे जो आपसे पढ़े हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे कनेक्टेड हैं, सबको ये चीज़ पता है कि संदीप सर सच में सिविल इंजीनियरिंग के एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं और एक बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन सबके मन में कहीं ना कहीं सर एक असमंजस है कि जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो अचानक वो चलते हुए बीच में उसको बंद करने का कारण क्या रहा सर, और क्यों रहा ये चीज़? देखिए जो आप ये बात कर रहे हैं मैंने और जगह से भी सुनी है जी और सुनता रहता हूँ जी। अब बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैंने चलता हुआ कोचिंग जी। मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था जी तो मेरे पास एक कोचिंग सेंटर है, अभी भी मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, अभी भी चल रहा है जी। वो मेरे पास 25 लाख रुपए का चेक लेके आए थे जी कि सर आपका तो सिलेक्शन हो गया, आप अपना कोचिंग का नाम हमें बेच दो। जी। तो मैंने उस टाइम भी उनको मना किया, मैंने कहा नहीं, द इंजीनियर क्लासेस मेरा है, चाहे चले चाहे ना चले, लेकिन द इंजीनियर क्लासेस का दूसरा नाम नहीं होगा, ना कोई दूसरा चलाएगा इस चीज़ को। चलता हो कोचिंग थोड़ा सा अब मतलब कुछ पर्सनल चीज़ें होती है, कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं जिसके वजह से जो आदमी का जो माइंड है जी वो उस चीज़ में नहीं लग पाता है जो वो करना चाहता है जी। मतलब मैं बीच में पर्सनली मैं पर्सनली चीज़ में शेयर नहीं कर सकता क्योंकि पर्सनल लाइफ मेरी है जी बिल्कुल, है ना। तो डिस्टर्ब हुआ, मैं काफ़ी डिस्टर्ब हुआ बीच में, मतलब इवन कि मुझे अपने घर वाले भी मेरे दुश्मन लगने लग गए थे जी, जिन्होंने मुझे पाला या इतना बड़ा क्या इंजीनियर बनाया है जी। मतलब जो हूँ उनके वजह से हूँ। तो सिर्फ मैं पर्सनली जो अपने लाइफ से था वो डिस्टर्ब था बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन में था। इवन मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स भी ज्वाइन किया, वहाँ से मुझे कोई बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं मिला। तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, मैं मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था जी अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से। जी। ठीक होता है, हर इंसान के लाइफ में हो सकता है अप एंड डाउन, जिस वजह से
मैं कोचिंग मैं वो टाइम नहीं दे पाया जो मुझे देना चाहिए था। मतलब ऐसा हो जाता था कि क्लास 7 बजे की होती थी, मैं 9 बजे क्लास में पहुंचता था। जी बिल्कुल। अब इसमें जो बच्चा मेरी रिस्पेक्ट करता था, वही बच्चा मेरा दुश्मन बनने लग गया। बिल्कुल। गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है, और मैं आज भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने कि आज भी मैं गलती मेरी थी, आज एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और आगे से हमने एक नई शुरुआत की सिविल एज करके। ओके। आगे से कोई भी जो संदीप चौहान 2014 में था, उसका एडवांस वर्जन आपको 2025 में मिलेगा। ये मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ। तो सिविल एज को लेके सर अभी क्या अप्रोच है, अभी कहाँ तक इस चीज़ को दोबारा से आप ले जाएंगे? मैंने आपको बोला है कि 2014 का एडवांस वर्जन मिलेगा। अब 2014 के मेरे आप फीडबैक पूछ लेना जी बच्चों से। तो 2014 का जो मेरा एडवांस वर्जन है वो है अपग्रेडेड वर्जन है। सर जैसा आपने भी बताया, आपकी लाइफ का जो टफ टाइम जो आया, सबकी लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी रूप से आता है। ये भी सर अपने आप में एक मोटिवेशनल थिंग है कि आप उस टफ टाइम से उभरे। थोड़ा उस चीज़ पे अगर बच्चों को आप गाइड करें कि किसी की लाइफ में जब इस तरीके का कोई टफ टाइम आए, किस तरीके से आपने उन चीज़ों को, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर उन चीज़ों से निकलने का? बेटा मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ मत करो। देखो कोई दोस्त नहीं होते। जी। मैं आपको बताऊं कि उस टाइम जब मेरा कोचिंग सेंटर चल रहा था, 400 बच्चे एक बैच में होते थे। जी। और एक बच्चे की फीस 10,000 होती थी। जी। और 400 बच्चे, मतलब 800 बच्चे साल के पढ़ाते थे हम। दोस्तों ने खूब इंजॉय किया मेरे साथ, खूब इंजॉय किया, पार्टियां करी। डेली आते 2000 का नोट आता, मैं 2000 का नोट डेली देता था, मैं शाम का सीन बना के रखना दोस्तों को। जी। लेकिन जब मेरा टफ टाइम आया तो किसी ने भी मुझे, चाहे मुझे इतना सारा दे देता कि भाई कुछ नहीं होता, निकल जाएगा इस फेज से, जी। कुछ नहीं होता, अल्टीमेटली जिनको मैं अपना दुश्मन समझता था ना बीच में, जी। घर वालों को ही, जी। अल्टीमेटली वही काम आते हैं। जी। वही काम आते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि घर वालों पे सर, विश्वास रखो। देखो अपनों ने भले ही उस टाइम आपको धोखा दिया, लेकिन देखो जिन बच्चों के लिए सच में, मतलब आप शायद इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मैं भी आपका स्टूडेंट रहा हूँ, समझता हूँ इस चीज़ों को कि पढ़ाने के पीछे सिर्फ मात्र एक करियर या पैसा नहीं है, आपके अंदर जो लगन दिखती है पढ़ाने को लेकर, और बच्चों के साथ जो कनेक्ट करने का आपका तरीका दिखता है। जैसे और हम टीचर्स को भी देखते हैं, सिर्फ उन्हें बच्चों की पर्सनल, मतलब बच्चा परेशान है किस तरीके से, वो मोटिवेशन है, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंटेंट डिलीवर करना है बच्चों के सामने एक अच्छा इमेज बना के। लेकिन आपका मैंने देखा है कि आप सच में बच्चों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बच्चों की समझने की कोशिश करते हैं, उनकी हर एक प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम देखते हैं। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बच्चों की तरफ से, जिन बच्चों के लिए, मतलब बच्चों की तरफ से क्या लगता है सर आपको, बच्चों ने क्या उस मोमेंट पे आपको वैसा सपोर्ट करा जैसा उन्हें करना चाहिए था? या नहीं देखो परम, अगर मैं भी होता जी। उस जगह पर, जी। चाहे कितना भी अच्छा टीचर होता, चाहे भगवान भी होता, जी। तो मैं उसको अपना दुश्मन बना लेता, क्योंकि मैं पढ़ने आया था। जी। मैं पढ़ने आया था, मुझे दोस्ती नहीं करनी थी टीचर से। जी। तो मैं भी होता, मैं भी यही बोलता जो स्टूडेंट ने फीडबैक दिए। Okay. बिल्कुल सही बात है, और होना भी चाहिए था, क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए था, हुआ भी है। ठीक है सर। तो सर अब सिविल एज आपने नया जो स्टार्ट करा है, अब इसमें क्या सोच रहे हैं आप आगे, इसको क्या किस तरीके से स्टार्ट कर रहे हो, किस तरीके से इसको अब आगे अप्रोच करने की आप कोशिश कर रहे हैं? इससे पहले मैं आपको 4 लाइनें, मैं थोड़ा सा साहित्य का भी स्टूडेंट हूँ। सुना है सर मैंने। साहित्य का स्टूडेंट, पोयम भी लिखता हूँ और मतलब पढ़ता भी हूँ। तो 4 लाइनें, मैं इसी 4 लाइनें में आप समझ जाओगे। जब नाव जल में छोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, तब धार क्या मझधार क्या। आप समझ गए होंगे। बिल्कुल। अब जब एक बार, अब मैंने अब फिर से इस लाइन में आ ही गया हूँ ना जी, तो अब कितनी चुनौतियाँ होगी, चाहे नदी विपरीत हो, दिशाएं विपरीत हो, काम करेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए चीज़ें जी। अभी रिसेंटली एक टीचर उत्तराखंड के, मतलब मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में इतना बोल रहे जी, मेरे मैसेज तक वो और जगह बता रहे हैं कि सर ऐसे हैं पर्सनल लाइफ, जबकि मैं किसी की पर्सनल लाइफ में बुरा हो सकता हूँ। बिल्कुल। लेकिन मैं बच्चों को यही बोलता था कोचिंग में भी, मुझे जज करो कि मैं टीचर कैसा हूँ, जी। क्योंकि मेरा और आपका रिलेशन सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का है। इसके बाद मेरी लाइफ क्या है, वो मेरी अपनी लाइफ है। लेकिन मतलब आप लगा लीजिए, मतलब पर्सनल लाइफ को लोगों के बीच में लेके आए जी। तो आप बताइए किस मतलब टीचर की मेंटेलिटी है कि पर्सनल लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं किसी औरों के सामने, तो ये मैं नहीं मानता। उन लोगों के प्रति सर किस तरीके का आप जवाब आपने देंगे, या किस तरीके? नहीं, हमारे मन में ना कभी बदले की भावना थी और ना रहेगी। मेरा नेचर, आप किससे पूछना, मेरा नेचर है भूल जाना जी। अभी आप मेरे साथ कितना ही बुरा कर लो, कल मुझे खुद से अपने मन में लग जाता है कि यार वो नाराज हो गया मेरे से, क्योंकि मैं नवोदय विद्यालय में
उस स्कूल से पढ़ा हूँ जहाँ मुझे ये नहीं सिखाया गया कि जात क्या होती, पात क्या होती, धर्म क्या होता है। जी। नहीं सिखाया गया। आज तक भी हमें नहीं पता कि क्या कास्ट होती है और क्या धर्म होता है, क्या नहीं। हमने हिंदुओं के साथ मुस्लिम, एसटी, एससी एक ही थाली में खाया हमने, और खाते भी आज के टाइम में। तो हम तो इंसानों के साथ रहे, और इंसान लड़ाइयाँ होती थी, झगड़ा होती थी हॉस्टल में, मतलब इतनी लड़ाई होती है आपस में, अगले दिन भूल जाते थे। वहीं से सीखा हमने ये। जी सर, कई जगह से तो नहीं कहूँगा, बट कुछ जगहों से ये भी बच्चे आपके पीठ पीछे मतलब सुनने को मिला है कि सर जौनसारी समाज से आते हैं तो जौनसार के बच्चों को ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जो और बच्चे हैं उनके प्रति उतना उनका रुझान नहीं रहता है। या इस पे क्या लगता है सर आपको, कितने हद तक ये बात सही है? परम आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेना, जी देहरादून में या उत्तराखंड में जो कोचिंग सेंटर है वो तो मेरे बात खुले हैं सारे। जी। मैंने गाजियाबाद तक के लड़के को देहरादून लाया ऑफलाइन में जी। पिथौरागढ़ के लड़कों को मैंने देहरादून लाया ऑफलाइन में जी। बच्चा देहरादून आया। किसी से भी पूछना कि एक संदीप सर ने आपको कितना सपोर्ट किया है। जी। बच्चों के रूम बोलते थे सर रूम मिल जाएगा, मैं खुद मकान मालिक के पास जाता, बोलता कि मुझे सब बल्लीवाला में सब जानते थे जी। क्योंकि मेरा कोचिंग सेंटर पीक पे था। जी। बल्लीवाला में मुझे सजेशन ये दिया था लोगों ने कि मैंने कहा मुझे कोचिंग खोलना है, बल्लीवाला में मेरा रूम था तो मैंने बल्लीवाला में ही खोलना था, मुझे ये लोगों ने सजेशन दिया बल्लीवाला में नहीं चल सकता, आपका जो कोचिंग चलेगा वो करणपुर में ही चलेगा, हब है वो। जी। तब भी हमने बल्लीवाला को टेक्निकल हब किसने बनाया, आप पूछना कि मैं नाम नहीं लूंगा, अपना भी किसने, आप ही पूछना। आज के डेट में या इससे पहले लॉकडाउन से पहले पूरे टेक्निकल इंस्टीट्यूट GMS रोड बल्लीवाला में खुले जी। सिर्फ क्योंकि हमने हब बना के दिखाया था। वहाँ पे लोगों ने बोला था या तो पिथु वाला चलेगा, शायद पिथु वाला ही है जी। क्योंकि वहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज है जी। या फिर करणपुर चलेगा जी। हमने ना तो पिथु वाला खोला ना हमने करणपुर खोला, हमने खोला आप लोगों का बल्लीवाला में और चला के दिखाया। बिल्कुल सर। लेकिन बीच फिर ये बोलना कि आप सिर्फ जौनसारियों को ही सपोर्ट करते हैं, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। जौन आप पूछ लेना, जौनसारी से मत पूछना, किसी दूसरे से पूछना। मेरे से ज़्यादा बच्चा उत्तराखंड में किसी ने नहीं पढ़ाया ऑफलाइन में आज के डेट में भी। जितना मैंने पढ़ाया आप पूछ ले तो प्रमाण है। एक बैच में 500-500 बच्चे रहते थे, किसने नहीं पढ़ाया होगा मेरे से ज़्यादा उत्तराखंड में टेक्निकल का बच्चा। किसी को भी अगर हमने जौनसारियों या नॉन जौनसारियों में 19 या 20 भी किया होगा मतलब नहीं है, और ना मेरा नेचर है वो। मैं बता रहा हूँ, मैं तो मेरे सारे दोस्त गढ़वाली हैं यार। मैं नवोदय से पढ़ा हूँ और वहाँ मुझे सिखाया ही नहीं गया है, ये सिखाया नहीं गया है, गलत चीज़ें ये चीज़ें। तो सर सिविल है जब विकास नगर में स्टार्ट करें आप शायद, राइट जी। तो विकास नगर में एजुकेशन हब बनाने सिविल का आप शायद ये इसमें अप्रोच में कब तक आपको लगता है कि आप इस चीज़ को? अब देखो परम, ये मेरी जन्मभूमि भी है जी, और अब मेरी ये कर्म भूमि भी बन जाएगी जी। तो वही चीज मैंने आपको बताया, लोगों ने मुझे बोला वहाँ नहीं चलेगा आपका कोचिंग सेंटर बल्लीवाला में, करणपुर या पिथौरागढ़ चलेगा जी। अभी भी लोग कह रहे हैं कि विकास नगर में आपका ऑफलाइन नहीं चल सकता जी। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 2 साल का मुझे आप टाइम दो जी, मैं टेक्निकल का हब बना दूंगा आपका विकास नगर जी, उत्तराखंड में जी। ये मैं आपको आप आज लिख के ले लीजिए आप जी। 2 साल के अंदर, 2 साल का टाइम दे दो जी। 2 साल के बाद मैं कुमाऊं से बच्चा यहाँ लेके आऊँगा, मैं नॉर्थ का बच्चा यहाँ लेके आऊँगा, ये आप लिख के लीजिए मेरे साथ जी। अब इसमें मैं कोई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ जी। मैं कंटेंट पे काम करूंगा, मैं मेहनत करूंगा जी। जो मैं 2014 में की थी। आप पूछना मेरे उन बच्चों से 2014 में जेई बने जी। अच्छा दूसरी बात, मेरे पे एक पंतनगर का बच्चा जो बीटेक करके वो भी मेरे पे कोचिंग आते थे पंतनगर, जबकि उत्तराखंड में बहुत जाना माना कॉलेज है। एक आपका क्या बोलते हैं सुनीता ध्यानी चमोली है जी। बीटेक है क्या बोलते हैं पंतनगर से जी। और डिप्लोमा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक श्रीनगर से। आज जेई हैं जी। मेरे से कोचिंग ली है उन्होंने जी। NIT का बच्चा मेरे से इंटरव्यू गाइडलाइंस के लिए आया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का बच्चा मेरे पास इंटरव्यू गाइडलाइंस के लिए आया। तो अभी सर सिविल एजुकेशन है तो क्या अप्रोच है अब आपकी इसको लेकर? अप्रोच सिंपल है जी। अप्रोच सिंपल है कि काम करेंगे बस जी। अप्रोच सिंपल है, स्टेप टू स्टेप करेंगे, प्रोसेस है, देखो ग्रेजुअल प्रोसेस है जी। प्रोसेस के अनुसार चलेंगे जी, ग्रो करेंगे, बढ़िया करेंगे। नहीं सर, जो नया बच्चा है वो क्यों सिविल एज को चुने दूसरों को छोड़ के? देखो यार बच्चों के पास 100 ऑप्शन है जी, पर मैं एक बार आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे अभी यूट्यूब में फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है जी। इसके बाद हम जल्दी शायद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल शुरू करेंगे जी। आप एक बार 2 सब्जेक्ट देख लो मेरा जी। एक स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट देख लो, एक आप लोग ये फ्लूइड का सब्जेक्ट देख लो। आपको टीचर के 10 मिनट समझाने से ये पता चल जाता है कि टीचर किस हिसाब से समझा रहा है जी।
मुझे 10 दिन का डेमो लेने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बोलो कि जाओ वहाँ पे देखो कैसे पढ़ा रहे हैं, 5 मिनट बता दूंगा टीचर कैसे पढ़ा रहा है। आप देखो, फिर अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। सर अगर ऑनलाइन भी जाएगा सिविलाइज? आप ऑनलाइन जी, ऑनलाइन तो ऑब्वियस जाएगा, ऑनलाइन जाएगा, बिल्कुल ऑनलाइन जाएगा। बहुत जल्दी हमारी ऐप लॉन्च होने वाली है प्ले स्टोर में। ठीक है। अभी बच्चों के बहुत सारे, अभी हमने 2-3 लेक्चर ही डाले हैं यूट्यूब में। बच्चों की कॉल आएगी सर कहाँ से परचेज करना है कोर्स, कहाँ से परचेज करना है कोर्स। मैंने कहा अभी आप पहले अटेंड करो, पहले आप देख लो कि पढ़ाने का तरीका क्या है सर का। ये भी तो हो सकता है कि मैंने वो सब्जेक्ट चूज किया ऑनलाइन में जो मेरा फेवरेट हो। जी बिल्कुल। और जब ऐप में आए तो मैं पढ़ा ही नहीं पाया। अगला सब्जेक्ट मैंने बच्चों को बोला जो आप बोलोगे वो पढ़ाऊंगा। तो सर एज अ सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट क्या आपको लगता है कौन एक इंस्पिरेशन रहे आपके लिए, या सिविल इंजीनियरिंग के, चाहे वो सिविल इंजीनियर कोई टीचर हो या उसके अलावा और फील्ड कोई ऐसा टीचर जो एडमायर करते हो आप जिनको? देखो मैंने कोचिंग टाइम पे जी बहुत ज़्यादा एडमायर किया जसपाल सर को। जी, जसपाल सिंह। हाँ, जसपाल सर को जी बहुत ज़्यादा एडमायर किया। मतलब मैंने उनसे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग उनसे पढ़ी है, सॉइल मैकेनिक्स उनसे पढ़ी है, CPM पट उनसे पढ़ी है। जी और बहुत ही अच्छे टीचर हैं जी बहुत ही अच्छे टीचर है। तो आज भी मतलब जो मैं बताने का तरीका है ना उनका ही फॉलो करता हूँ। जी मतलब उनका कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ ना। आज के डेट में मतलब टाइम भी नहीं है यार, जॉब भी कर रहे हैं कि सुनो किसी को। जी। पर जो उनका मेडीजी में पढ़ाने का तरीका था तब वो मेडीजी में था, आज तो दूसरे प्लेटफॉर्म में आ गया। तो उनको मैंने बहुत कैसे पढ़ाना, मतलब थ्योरेटिकल चीज़ें बतानी है, मैथमेटिकल चीज़ बतानी है, प्रैक्टिकल चीज़ें बतानी है। तो ये मैं उनसे सीखा हूँ कि ऐसे ऐसे बच्चों को ज़्यादा समझ आता है। जी दूसरे सभी लोग पता है विकास दिव्यकीर्ति सर, जी उनका टीचिंग स्टाइल, जी उनकी शालीनता जी से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मतलब उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है ना, मीठापन, उससे मैं बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सर आपके अंदर भी झलकती हैं दोनों अध्यापक जिनके आपने नाम लिए, तो उनकी झलकियाँ। मैं उनका फॉलोअर्स, ऑब्वियस सी बात है। जी गांधी जी के फॉलोअर्स, जी गांधी जी के फॉलोअर्स गांधी जी की विचारधारा से जाएंगे। जी भगत सिंह जी के फॉलोअर भगत सिंह की विचारधारा से जाएंगे। बिल्कुल सर। तो सर जैसा आपने बताया कि आप 2 साल में हब बना देंगे विकासनगर को, तो जो बच्चा यहाँ पे आएगा सर, कहीं ना कहीं अभी विकासनगर शिक्षा या स्टूडेंट्स के बीच में उतना नहीं है, फेमस नहीं है, बच्चा यहाँ के बारे में उतना ज़्यादा नहीं जानता। थोड़ा तो आप बताना चाहेंगे, दूर सीमांत बच्चा अगर यहाँ पे आके आपसे पढ़ना चाहता है, किस तरीके का एनवायरनमेंट विकासनगर में उसे मिलेगा, रहने को लेके, खाने को लेके, या और लोकेलिटी जो है यहाँ की किस तरीके का, अगर आप उन बच्चों को थोड़ा समझाना चाहें? नहीं, आपने ये चीज़ गलत बोली कि विकासनगर में ऐसा नहीं, विकासनगर में सब कुछ है। नहीं, मैंने बोला कि मैं आपको बता दूं कि बंसल सर का आपने नाम सुना होगा। जी बंसल सर ने कोटा में एक छोटे से कमरे में कोचिंग चलाया, कोटा को हब बना दिया। जी यही दिल्ली भी हो सकता था, यही बेंगलुरु भी हो सकता था, कोटा ही आपका एजुकेशन हब कैसे बन गया। जी तो ऐसा कुछ नहीं, क्वालिटी पे काम करेंगे, बच्चा आएगा, जी बच्चे को कंटेंट चाहिए। और यहाँ अगर हमारे पास बच्चा आता है तो हम यहाँ पर उनको हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। जी साथ के साथ यहाँ खाना रहना बहुत सस्ता है। साथ के साथ लोग यहाँ पहाड़ी लोग हैं, जी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सिंपल लोग हैं, बहुत सपोर्टिव लोग हैं। तो अगर यहाँ पे कोई अदर स्टेट का भी आएगा स्टूडेंट, तो जो भी यहाँ पर लैंडलॉर्ड हो या हम हो, स्टूडेंट हो, लोकल लोग हो, बहुत ही प्यार से रखेंगे उनको। और बहुत सपोर्टिव लोग हैं यहाँ के, जी पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, बहुत ही ज़्यादातर ट्राइब्स के लोग ही हैं। तो बहुत ही सिंपल और अच्छे लोग हैं। ठीक है सर, तो काफ़ी समय आपने हमें दिया, काफ़ी अच्छा लगा। लास्ट में सर चलते चलते बच्चों के लिए एक आखिरी मैसेज। बेटा मेरा मैसेज ना 2-3 मैसेज मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाह रहा हूँ, जी है ना, कि एक गांव होता है, एक गांव में एक नाव पे जी कुछ गांव वाले लोग होते हैं जी और एक पंडित होता है जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है वेदों का। जी अब जो पंडित होते हैं वो एक गांव वाले से पूछते हैं, नाव में बोट में जा रहे होते हैं, नदी पार कर रहे होते हैं। तो पंडित जी एक आदमी को पूछते हैं कि क्या तुम्हें वेदों का ज्ञान है? तो गांव वाला बोलता है कि भाई नहीं, मुझे वेदों का ज्ञान नहीं है। तो पंडित जी का जवाब रहता है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी खत्म है। फिर दूसरे को पूछता है क्या तुम्हें ऋग्वेद का ज्ञान है? कह रहा मुझे तो नहीं है। क्या तुम्हारी भी आधी जिंदगी तो ऐसे ही खत्म हो गई। जी फिर तीसरे पूछता है कि भाई तुम्हें उपनिषद का ज्ञान है? कह रहा मुझे भी नहीं। क्या तुम्हारी भी जिंदगी खत्म है। कुछ टाइम के बाद नदी के अंदर फ्लड आता है जी। तो गांव वाले पंडित से पूछते हैं कि पंडित जी तैरना आता है? कह रहा तैरना तो नहीं आता। क्या तुम्हारी तो पूरी जिंदगी डूब गई फिर। तो कहने का मतलब है कि नॉलेज कलेक्ट मत करो, जी। स्किल कलेक्ट करो।
अगर आप स्किल्स के पीछे भागोगे ना, नॉलेज खुद मिलेगा। दूसरा, डिग्री कलेक्ट मत करो, डिग्री के पीछे मत भागो कि सर डिप्लोमा हो जाएगा, बीटेक हो जाएगा, डिग्री के पीछे मत भागो। अगर आप डिग्री के पीछे भागेंगे ना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको नॉलेज के पीछे भागना पड़ेगा। ऐसे भी अभी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कम थे, तो ऐसा भी तो हो सकता है नॉलेज अच्छा हो, मार्क्स कम हो। बिल्कुल पॉसिबल है सर, है ना। माउंटेन मैन माझी का नाम सुना होगा आप? जी बिल्कुल। क्या सिविल इंजीनियर थे, रोड बना दी गांव में, माझी रोड नाम से रोड चलती है। डेडिकेशन था, तो डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, आपको स्किल्स कमानी पड़ेगी। दूसरी बात जो आजकल के टाइम पे, कलेक्ट फ्रेंड्स नॉट फॉलोअर्स। फॉलोअर्स मत कलेक्ट करो, दोस्त कलेक्ट करो, अच्छे दोस्त। और अच्छे दोस्त मिलना बहुत ही आसान है। फॉलोअर्स तो मैं आपके 1000 रुपये में अभी 5000 फॉलोअर्स करा दूंगा। मुश्किल है, दोस्त मिलना मुश्किल है जी। तो कुछ है जो मेरे मंत्र है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, अच्छा, काफ़ी अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस सर, काफ़ी अच्छा लगा आपकी जर्नी के बारे में सुनकर समझकर, और बहुत उम्मीद है कि जो बच्चे इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, आपसे पढ़े हुए बच्चे या काफ़ी जो आपको बारे में, जिन्होंने दूसरों से आपके बारे में सुना होगा और पर्सनली आपके बारे में जानने के बहुत बच्चे इच्छुक हैं, तो उन तक भी काफ़ी ये पॉडकास्ट उनको मोटिवेट करेगा और काफ़ी हद तक आपको जानने समझने में मदद भी करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सिविल एज, हम उम्मीद करते हैं कि सच में उन ऊंचाइयों को छुए जिस पे आप उसे ले जाना चाहते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। तो व्यूअर्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सिविल एज चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट इस पर मिलेगा। लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस कहानी को सुनकर इंस्पायर हो सकें।